हाय स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने संकुल यौगिकों के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान निर्धारण करने की जो विधि थी, गॉस विधि, उसको हमने डिस्कस किया था। इसके बाद आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चुंबकीय या चक्रण मान सूत्र के आधार पर संकुल यौगिक की प्रकृति का निर्धारण। तो यहाँ से आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वह हमारा चक्रण मान सूत्र। टॉपिक कौन सा होगा? चक्रण मान सूत्र, या कई बार हम इसको कई बार कह देते हैं चक्रण मात्र सूत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखो, चक्रण मान सूत्र है वो कौन से यौगिकों के लिए हम यूज करते हैं, उनकी प्रकृति, चुंबकीय प्रकृति के निर्धारण में, चुंबकीय आघूर्ण के मान के निर्धारण में। तो हम ये कहते हैं कि जो 3D सीरीज होती है, 3D जो मेटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो धातु संकुल यौगिक होते हैं, उनके लिए हम चक्रण मान सूत्र द्वारा चुंबकीय आघूर्ण का मान परिकलित करते हैं। और कहा जाता है कि जो 3D मेटल होती हैं, 3D सीरीज की जो मेटल्स होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है, उनमें उनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका मान कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण पर निर्भर ना करके चक्रण चुंबकीय आघूर्ण पर निर्भर किया जाता है। तो यहाँ से ध्यान रखना है, एक तो होता है कक्षीय का मतलब इलेक्ट्रॉनों के अपने ओरिएंटेशन पे, अपने खुद के ओरिएंटेशन पे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना। तो चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग कई बार हो भी जाती है, कई बार नहीं भी होती, क्योंकि HS और LS दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इसलिए जो 3D मेटल्स होते हैं उनमें कक्षीय इलेक्ट्रॉनों का जो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है उसके आधार पर हम चुंबकीय आघूर्ण का मान परिकलित ना करते हुए किसके आधार पर करते हैं? हम करते हैं चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर। और उसके लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है, म्यू S बराबर √n+2। ये हम जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं किसके लिए? जब हम चुंबकीय आघूर्ण का मान परिकलित करते हैं। लेकिन हमने कहा कि अगर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात की जाती है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण की बात की जाती है, तो उस कंडीशन में भी इनके लिए भी एक और फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, और उस फॉर्मूले के बेसिस पे हमारे पास जो वैल्यू आती है या फॉर्मूला यूज होता है वो लिखते हैं अपन 2s+1 का रूट। यहाँ पे s क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू को अपन डिटरमाइन करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है बोर मैग्नेटान के इक्वलाइज्ड करते हैं अपन। किसके इक्वलाइज्ड करेंगे? बोर मैग्नेटान के इक्वलाइज्ड करते हैं। और यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, चक्रण क्वांटम संख्या होती है, उसके लिए जो मान निर्धारित किया जाता है s, वो होता है n/2। n/2 यहाँ तो s क्या है? यहाँ पे s है चक्रण क्वांटम संख्या, जबकि n क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अपन लिखेंगे यहाँ s चक्रण क्वांटम संख्या और n है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि उस स्पीसीज में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो किस प्रकार अरेंज्ड रहते हैं, उसके आधार पर हम क्या मान कैलकुलेट करते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर की। अब देखो, फॉर्मूला एक ही है, हम वैल्यू अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर, माने कि जैसे सपोज करो एक धातु धनायन है जिसके पास केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर इस सूत्र के आधार पर n की वैल्यू कितनी है? 1 है। n की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 है। तो इस यहाँ अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 2 3, 3 × 1, पहले सूत्र के आधार पर √3 आता है, इसका मान होता है 1.732। 1.732। लेकिन अगर हमें इस मान के आधार पर निकालना है, इस फॉर्मूले के आधार पर अगर चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालना है, तो अपन कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1, तो s का मान आ गया 1/2। यहाँ 1/2 रख सकते हैं। यहाँ अगर म्यू s बराबर
2√1/2 1/2 प्लस 1, तो 2√1/2 गुणा आधा और 1 कितना होता है? 1.5 होता है। 1.5 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 3/2, 3/2 लिख सकते हैं। 3/2 अगर लिखोगे तो इसका जो मान आएगा वो कितना जाएगा? 2 3/4। अब हमको पता है कि √4 का मान कितना होता है? 2, और √3 अपन लिख सकते हैं, तो इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2 × √3/2। 2 से 2 कैंसिल, √3 का मान होता है 1.732, जो यहाँ पे अपन ने मान कैलकुलेट किया है। फॉर्मूला एक ही है, चेंज नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर 3D सीरीज के मेटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो उसमें चक्रण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण के बजाय हम बात किसकी कर रहे हैं? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं। जबकि बात ये फॉर्मूला अपन किसके आधार पर देते हैं? ये नॉर्मली हम देते हैं कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर। ये किसके आधार पर दे रहे हैं अपन? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना कि चक्रण जो मान सूत्र है, और एक्चुअल में यह जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये कहलाता है चक्रण मान सूत्र। क्या कहा जाता है इसको? चक्रण मान सूत्र के नाम से ये जाना जाता है। इसी आधार पर हम क्या कर सकते हैं? विभिन्न प्रकार के यौगिकों में इनके लिए इनकी चुंबकीय प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वास्तव में जो चक्रण मान सूत्र होता है वो कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए अपन अप्लाई कर रहे हैं? 3D सीरीज के लिए। अब हमने मान लो कि कॉम्प्लेक्स के लिए इनके चुंबकीय आघूर्ण के मान निकाल लिए। अब चुंबकीय आघूर्णों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि जो 3D संक्रमण धातु संकुल होते हैं उनके लिए हम उनके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, मुख्य जो गुण होते हैं, उनका हम निर्धारण कर सकते हैं। जैसे हम ज्यामितीय गुणों की व्याख्या की बात करते हैं, या फिर हम उनमें जो उनकी चुंबकीय प्रकृति है, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय प्रकृति की बात करते हैं, या इसके अलावा हम बात करते हैं कि उनमें जो कॉम्प्लेक्स बनने की जो प्रवृत्ति है कि LS बनेगा या HS बनेगा, उसका निर्धारण भी किया जा सकता है। तो हम यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चक्रण मान सूत्र केवल इतना है कि ये 3D सीरीज के लिए अप्लाई किया जाता है, मान कुछ इस तरह से निर्धारित किया जाता है और हम मान निकाल सकते हैं। अब इस मान के आधार पर जो 3D सीरीज है उसमें कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनके अनुप्रयोग हैं, कैसे हम उनको मेथडोलॉजिकल उनको यूज़ करते हैं, ये चीज़ हमको यहाँ से अब चेकआउट करनी है। तो यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, 3D संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण के मान के अनुप्रयोग। तो सिंपली सी अपन एक टॉपिक मेंशन कर सकते हैं कि जो 3D मेटल्स के लिए अपन चुंबकीय आघूर्णों के मान निकालें, उनके अनुप्रयोग क्या हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे एप्लीकेशंस, या फिर हम कहें अनुप्रयोग। किसके लिए बात कर रहे हैं अपन? 3D संक्रमण धातु संकुलों के लिए। ये ध्यान रखना कि 3D धातु संक्रमण संकुलों के लिए हम ये मेंशन कर रहे हैं अनुप्रयोगों का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला अनुप्रयोग हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं? पहला अनुप्रयोग होता है कि जो 3D मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके बनने के आधार पर, उनके चुंबकीय गुणों के मान के आधार पर, चुंबकीय आघूर्ण के मान के आधार पर ये बता सकते हैं कि LS और HS कॉम्प्लेक्स कब बनता है। LS और HS कॉम्प्लेक्स का बनना हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण के मान पर के आधार पर समझाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे एक कंपोनेंट लेते हैं K3FeCN का होल 6, ओके, और दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं K3FeCl6। हम ये कहते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो तो बनाता है LS और ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा HS। लेकिन हम यहाँ पे ये लिगेंडों की बात, चलो लिगेंड है, मानते हैं कि प्रबल लिगेंड है, ये देख के अपन पहचान सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे चुंबकीय आघूर्णों के मान दिए गए हैं, उस आधार पर बता रहे हैं अपन।
नॉर्मली हम CFT पढ़ के आए हैं, लिगेंडों की प्रकृति हम पहले से जानते हैं, इसलिए अपन को ऐसा लगता है कि प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में LS बिल्कुल डेफिनेटली बनेगा और दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में HS बनता है। लेकिन यहाँ पे जो एप्लीकेशन है, चक्रण मान सूत्र है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि इनका चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ हो, चुंबकीय आघूर्ण का मान दिया हुआ हो, उसके आधार पर हमको HS और LS निर्धारित करना है। तो जैसे अगर अपन बात करें तो इसके लिए जो म्यू एस की वैल्यू होती है वो लगभग 1.9 या 1.7 कह सकते हैं। हालांकि ये मान भी फिक्स होता है, 1.737 मान लेते हैं अपन। बोर मैग्नेटान वैल्यू है। क्वेश्चन को समझना है कि दो कॉम्प्लेक्स अपन ले रहे हैं, उसको उसमें हमारे लिए क्या दे रखे हैं, चुंबकीय आघूर्ण के मान दे रखे हैं। उस मान के आधार पर हमको क्या बताना है, इनकी प्रकृति का निर्धारण करना है। तो ठीक है, यहाँ तक इसके लिए अपन मान सकते हैं कि इसके लिए जो मान दे रखा है वो कितना है, अप्रोक्सीमेट 1.7 बोर मैग्नेटान है, जबकि इसके लिए हम वैल्यू कंसिडर कर रखिए म्यू एस इज इक्वल्स टू 5.9 के अप्रोक्सीमेट अपन वैल्यू निर्धारित कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि इसमें एक्चुअल में जब बोर मैग्नेटान की वैल्यू 1.7 है तो कैसे हम इस चीज़ को डिटरमाइन करें कि ये LS कॉम्प्लेक्स का ही फॉर्मेशन करता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बोर मैग्नेटान, म्यू एस इज इक्वल्स टू रूट n+2, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, म्यू एस की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 1.7 n+2, ये फॉर्मूला है। रूट को हटाना है, आगे वाली जो डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे तो 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 1.7 इज इक्वल्स टू n+2, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 1.7 9 4 11 7 1, ओके, 98.2 अप्रोक्सीमेट 2.89 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। 2.89 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 2n, तो यहाँ से n की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आती है 0.98 के अप्रोक्सीमेट, जिसको हम कह सकते हैं 1। मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 1। n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 1। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे सेम यही कंडीशन से अप्लाई करोगे। कंडीशन से अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, ये ध्यान रखना है। तो ये आप करोगे 5.9 मल्टीप्लाइड बाई 5.9 इज इक्वल्स टू n+2, तो ये जो भी वैल्यू आएगी उसमें n अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आता है 4.9 के अप्रोक्सीमेट, तो इसको हम कह सकते हैं n की वैल्यू कितनी राइट कर सकते हैं, यहाँ पे 5 अपन अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आ रही है, 5। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना जरूरी है कि जब हम इनके लिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ से ये चीज़ अपने क्लेरिफाई हो सकती है। ये तो हमने ऑर्बिटल्स वगैरह कुछ भी बात नहीं की, वैल्यू दे रखी है, वैल्यू के आधार पर अपन ने क्या किया है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर किया है। अब एक ही देखो, ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में सेम है, Fe+3 फॉर्म में है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी Fe+3 फॉर्म में है। इसका मतलब ये हुआ है कि मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम होगा, लेकिन इसमें n वैल्यू 1 आ रही है, इसमें 5 आ रही है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पेयरिंग हुई होगी, और पेयरिंग होने की वजह से ये n-1d ऑर्बिटल अवेलेबल करवा जाते हैं और क्या करते हैं, LS कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर जाते हैं, जबकि ये HS कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ से हम जब इनके कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं तो वो चीज़ यहाँ से क्लेरिफाई अपन कर सकते हैं। तो एक बार इनके कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे, साथ में इनकी ज्योमेट्री भी निर्धारित हम कर सकते हैं। तो करते हैं, देखिए किस प्रकार से इनकी ज्योमेट्री का निर्धारण किया जाएगा कॉम्प्लेक्स में। फिलहाल हम यहाँ से इसका कंट्रीब्यूशन चेक करेंगे और इसका भी यहाँ से कंट्रीब्यूशन चेक करेंगे। बोर मैग्नेटान की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, उसके आधार पर हमने क्या किया है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉनों को आइडेंटिफाई किया है। तो यहाँ से अपन सबसे पहले क्या करेंगे, आयरन बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं अपन 3d6 4s2 4p0, ये लिखते हैं। इस कंडीशन में यहाँ पे 4d0 भी लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +3 आती है। तो बाह्यतम कोष एक यहाँ से, 2 यहाँ से और एक D से, तो 3D5 4S2 4P0 लिख सकते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 1 2 3 4 5, एक S और 3 P ऑर्बिटल है। जब ये यहाँ पे FeCN का होल 6 का फॉर्मेशन ये करते हैं, -3 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पे पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की, और इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग की वजह से 1 2 3 4 और 1 5, तो 2 D ऑर्बिटल वैकेंट रह जाते हैं। अब यहाँ पे CN कितने हैं, 6 लिगेंड है, पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। मतलब ये हुआ है कि जो हाइब्रिडेशन की बात अपन करते हैं उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 तो D के, 1 S और 3 P। हाइब्रिडेशन कौन सा आ जाता है, D2sp3। और जब D2 ऑर्बिटल पहले पार्टिसिपेट करता है तो कॉम्प्लेक्स हमेशा LS बनते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। सेम यही कंडीशन यहाँ तक, तो सेम वही है कंडीशन। तो Fe+3 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। Fe+3 में 3D5 4S0 4P0 एंड 4D0 कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे पहले नॉर्मली, S, ये P और ये D ऑर्बिटल अरेंज्ड है। इसके बाद क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। Cl6 से आयरन के फ्लोरीन के साथ अपन दे सकते हैं, तो ये FeCl6-3 है। अब हमको ये पता है कि ये वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड क्या कर नहीं करवाता, पेयरिंग नहीं करवा पाता। पेयरिंग नहीं करवाने की वजह से ये जो ऑर्बिटल हैं वो एज इट इज रह जाते हैं, जैसे थे वैसे रह जाते हैं। और यहाँ पे जो ऑर्बिटल हैं वो पार्टिसिपेट कर जाते हैं बाह्यतम D कक्षक के। तो एक Cl, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो हाइब्रिडेशन कौन सा आ रहा है, sp3d2। तो देखो हाइब्रिडेशन में डिफरेंस हो रहा है क्या थोड़ा सा, यहाँ पे D2sp3 है जबकि यहाँ पे sp3d2 है। मतलब ये बाह्यतम कोष D कक्षक भाग ले रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आंतरिक D कक्षक भाग लेता है। इसलिए ये बनाते हैं आंतरिक चक्रण संकुल और ये बनाते हैं बाह्य चक्रण संकुल। तो यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स कैसे बन जाते हैं, HS, क्योंकि बॉन्डिंग बनाने के लिए लिगेंड्स को अप्रोच करनी पड़ती है हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ। ज्योमेट्री की बात करेंगे, ऑक्टाहेड्रल, और इसकी भी ज्योमेट्री कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफल की होती है। ज्योमेट्री कैसे प्रदर्शित करेंगे, Fe, इस तरह से 4 लिगेंड तो ये हैं, Cn, Cn, Cn एंड Cn। वर्गाकार समतलीय भी कह सकते हैं इसको। एक लिगेंड यहाँ होता है Cn का और एक लिगेंड यहाँ होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए अरेंज्ड रहते हैं। इस प्रकार हम इसकी संरचना को प्रदर्शित कर सकते हैं। सेम यही संरचना किसके साथ हम प्रदर्शित कर सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स के साथ भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये पहला जो पॉइंट था कि LS और HS कॉम्प्लेक्स का जो बनना है वो हम किसके आधार पर मेंशन कर सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण के मान के आधार पर हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं या हम यहाँ पे इस तरह से इसको क्लेरिफाई करते हैं। अब बिल्कुल इसी पैटर्न में हम एक और एग्जाम्पल को मेंशन कर सकते हैं कि HS और LS कैसे बनते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना हम कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं, 3D सीरीज के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। उन्हीं कॉम्प्लेक्स के रेफरेंस में हम चुंबकीय आघूर्णों के आधार पर उनके ज्यामिति का निर्धारण किया है। ज्यामिति के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कब HS बनेंगे और कब LS बन रहे हैं, क्लियर। ऐसे ही एक एग्जांपल और अपन ले सकते हैं, K3MnCn का होल 6, या K4 कह सकते हैं इसको, K4 Fe क्या MnCn का होल 6। और सेम इसी पैटर्न में हम K4 MnF6 यूज कर सकते हैं। तो ये तो कौन सा बनेगा, LSHS अपन को बाद में डिसाइड करना है, हालांकि अपन लिगेंड्स के आधार पर चेक कर पा रहे हैं।
कि ये LS बनेगा, ये HS बनेगा। इसके लिए चक्रण सूत्र मान के आधार पर हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू लगभग 1.9 बोर मैग्नेटान के आसपास दे रखी है। इसकी म्यूएस की वैल्यू वही है 5.9 के अप्रोक्सीमेट दे रखी है। हम मान जब कैलकुलेट करते हैं तो n की वैल्यू लगभग 1 आती है और यहाँ लगभग फिर से 5 1 आती है। तो LS कॉम्प्लेक्स ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो HS कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, इनकी LS और HX कॉम्प्लेक्स के बनने को निर्धारित कर सकते हैं। इसका जो सेकंड एप्लीकेशंस की बात अपन करते हैं कि किस तरह से, तो पहला एप्लीकेशन तो क्या हो गया LS और HS का बनना। दूसरा है कॉम्प्लेक्स में ज्यामिति का निर्धारण, ज्यामिति का निर्धारण। अब ज्यामिति का निर्धारण कैसे करेंगे, वही है बोर मैग्नेटान की वैल्यू आपको दी हुई होती है और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, ज्यामिति का निर्धारण कैसे होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जैसे एक कोई कॉम्प्लेक्स है NiCN का होल 4 -2 है और एक है NiCl4 -2। हम कहेंगे कि ये जो यौगिक है वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। ऐसा होता है प्रतिचुंबकीय, और ये स्पीसीज कैसी होती है, अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉनों की बात करें, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात कर रहे हैं या इसकी जो मैग्नेटिक वैल्यू की बात करते हैं, उसके आधार पर हम कह रहे हैं देखो प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या होता है कि इसके पास सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयरिंग होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और युग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के आधार पर हम प्रतिचुंबकीय गुण की मान का निर्धारण करके आए हैं। यह अनुचुंबकीय क्यों माना गया है, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में नहीं है तो बोर मैग्नेटान की वैल्यू क्या होगी, 0 मान सकते हैं, जबकि उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो चूंकि इसमें 4 लिगेंड्स होते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि ये LS कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये HS कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसके कारण अब ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड केवल कितने हैं, 4 हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ज्योमेट्री निर्धारित करती है वो करती है स्क्वायर प्लेनर। कैसे ज्योमेट्री निर्धारित करती है, स्क्वायर प्लेनर, जबकि यहाँ पे टेट्राहेड्रल आ जाती है, चतुष्क फलकीय ज्यामिति इसकी आ जाती है। कौन सी आ जाती है, चतुष्क फलकीय। और यहाँ पे हम इसकी ज्यामिति का निर्धारण कर सकते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। जैसे निकल की बात करते हैं 28 पे होता है 3d8 4s2 4p0। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है +2। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जाते हैं 3d8 रह जाते हैं 4s0 4p0। 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 निर्धारित करें। S में 0 है, P में भी 0 है। जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है CN का होल 4 -2, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड आने की वजह से क्या करता है, पेयरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। एक D का ऑर्बिटल वैकेंट रह जाता है, तो पहला CN यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा और ये चौथा। हाइब्रिडेशन आ जाता है DsP2। मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दोनों थी कि इसमें sp3 भी हो सकता था और dsp2 भी हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा देता है, इस वजह से यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं, यहाँ पे मोस्ट फेवरेबल होता है dsp2, जिसके आधार पर हम इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या मानते हैं, स्क्वायर प्लेनर, वर्गाकार समतलीय। जबकि सेम अगर यही कंडीशन यहाँ पे मेंशन करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं हो पाते, जो लिगेंड है वो बाह्यतम कक्षा की तरफ जाता है, संकरण आ जाता है sp3। यहाँ पे संकरण कौन सा आएगा, sp3। और sp3 होने पर इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है, चतुष्क फलकीय संरचना इसकी प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम इनके कुछ एप्लीकेशंस थे जिनके आधार पर इनके मान को समझा सकते